मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का पठन पाठन कर रहे थे, जिसमें आज का मेरा अंतिम सवाल है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया है, अतः मेरे सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है इस प्रश्न को लिखने का कार्य करेंगे। पहला सवाल है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। ये द्विउत्तरीय सवाल है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। सवाल वीवीआई मारेंगे इसको। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें, यह आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले जान लें कि यूनान की राजधानी एथेंस है। यूनान यूरोप महादेश में आता है और यूनान के अंतर्गत एक राज्य है जिसका नाम है पोलिस। क्या है? पोलिस। पोलिस क्या है? तो एक राज्य है, कहाँ का? यूनान का। यूनान की राजधानी एथेंस हो गया। यूनान किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। महादेश की कुल संख्या 7 है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सवाल आपका है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। मतलब क्या हुआ? यूनान जो है आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। इसका मतलब कि यूनान किसी देश के अधीन, किसी के अधीन ये कब्जे में है, और कब्जे में है तो उसका नाम है तुर्की। क्या? तुर्की। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और जबकि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल है आपका कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें, ये आपका सवाल है। तो इसको कैसे पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान पूर्वक पहले समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। मतलब क्या कि यूनान का जो इतिहास है, इसका अपना इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि यहाँ ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति का ये केंद्र बिंदु माना जाता है। इसका मतलब क्या कि सारी सेवाएं, सारी सुख सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध था। कहाँ? यूनान में। तो प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है, चूंकि कहता है इसके पास क्या था? खास करके शिक्षा, कला, विज्ञान, ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी बिंदुओं का केंद्र बिंदु था यूनान। इसीलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र था यूनान। तो सबसे पहले 2 लाइन क्या लिखेगा कि प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है, इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, जिसके वजह से इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। कहता है इस देश से, कौन देश से? यूनान से। इस देश से दूसरे देश शिक्षा पाकर, जैसे यूनान जो देश था, इस देश से जितने सारे कंट्री थे, बहुत सारा देश था यूरोपीय महादेश के अंतर्गत, वह सभी देश यूनान से शिक्षा पा करके अपना अपना विकास कर रहा था। लेकिन खुद तरक्की के मार्ग पर नहीं था। खुद का मतलब कौन? यूनान खुद विकास नहीं कर रहा था। क्यों भाई? तो यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। किसका? तुर्की का। इतना सारा बिंदु लिखा जाएगा ना। तो सबसे पहला बिंदु आप क्या लिखेगा कि प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है, इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति का प्रमुख बिंदु था, जिसके वजह से इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये जो यूनान था, यूनान में महान बड़े बड़े दार्शनिक भी थे। अगर हम दार्शनिक की बात करें तो जैसे सुकरात थे, प्लूटो, अरस्तु, है ना। तो ये 3 महान दार्शनिक थे जिनका संबंध किस देश से था? यूनान से था। और कवि का नाम अगर बात करें तो लॉर्ड बायरन भी एक महान कवि थे, जो कि यूनान के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत बड़े विचारक, बहुत सारे दार्शनिक
यूनान देश में था, शिक्षा के प्रसार प्रसार करने वाले थे, बुराइयों को मिटाने वाले थे। तो आखिर समुचित व्यवस्था होते हुए भी यूनान जो है तरक्की के मार्ग पर नहीं था, क्योंकि यूनान पर कब्जा किए हुए था। यूनान किसका गुलाम बना हुआ था? तुर्की का। अच्छा, अब कहता है कि तुर्की से छुटकारा पाने के लिए, जैसे तुर्की का गुलाम था, तो तुर्की से छुटकारा पाने के लिए, तुर्की से छुटकारा पाने के लिए कौन? यूनान। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितोरिया फिलाइक संस्था, देखिएगा बोर्ड पर देखेंगे, हितोरिया फिलाइक संस्था का गठन किया गया। हितोरिया फिलाइक संस्था का गठन किया गया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। इस संस्था के माध्यम से गठित करके इस संस्था को गठित किया गया और गठित करने के बाद तुर्की के साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यूनान ये चाहता, हर कोई देश चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। तो यूनान की भी बहुत बड़ी चाहत थी, लालसा थी कि हम आजाद होना चाहते हैं। और इस यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो लड़ाई चल रही थी, इस यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये, यूनान को आजादी दिलाने में लॉर्ड बायरन जो है शहीद हो जाते हैं, और जिसके कारण कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में या यूनान में आक्रोश का लहर छा जाता है। अर्थात ऐसे महान व्यक्ति के मर जाने के बाद यूनान में आक्रोश का मतलब गुस्सा का लहर फैल जाता है। और अब इस प्रकार से 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1800 जब शहीद हो गए तो इस बात को लेकर के एक बैठक बुलाया गया, सम्मेलन किया गया 1827 में, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ हो गया। तीनों एक तरफ हो गया। रूस है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। ये तीनों एक साथ मिल करके तुर्की का विरोध किया। किसका विरोध किया? तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एंड्रियोनोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में। किसके बीच हुआ? तो तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। ठीक है, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था, जिसमें तुर्की की इसमें क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तुर्की की हार हो जाती है। और अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस संधि के तहत यूनान को आजाद किया गया? तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। एंड्रियोनोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। तब कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत जब यूनान को आजाद कर दिया गया, तो उसके बाद उस देश का राजा किसे बनाया गया? शासक बनाया गया ऑटो को। क्या? ऑटो, ऐसे याद रखिएगा, ऑटो। राजा किसको, शासक किसको बनाया गया? ऑटो को बनाया गया। तो इस प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का जो है व्याख्या संपन्न होता है। इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड्रियोनोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजादी मिली। कब मिली? 1832 में। आजादी के बाद यूनान का शासक कौन बना? तो ऑटो बना। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में इंग्लैंड का महान कवि कौन शहीद हो गए थे? तो उनका नाम था लॉर्ड बायरन, है ना। तो इस यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? यूनान को। तो ये ऑब्जेक्टिव कुछ टाइप का बन जाता है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। अब हम लोग इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव बिंदु को हम लोग क्लियर कर लेंगे और सभी विद्यार्थी एनसीईआरटी किताब निकाल लेंगे और ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश। ठीक है, लगाते जाइएगा आप लोग। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आंसर होगा बुर्बो वंश। आप सही विद्यार्थी किताब निकाल लेंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी किताब निकालने के बाद टिक आउट करते जाएंगे। मैंजनीक का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी दल से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था?
मतलब क्या हुआ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला ऑब्जेक्टिव है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक आंसर लगेगा नाविक। क्या लगेगा? नाविक। जर्मन राइन संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। जालबेरिन क्या है? तो जालबेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी जो प्रसा के पहल पर 1834 ईस्वी में खास करके इसका गठन किया गया था और जर्मनी इसका सदस्य बना था 1844 के आसपास। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आंसर होगा बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871। टिक आउट करते जाइएगा आप लोग। 1871। इसी में एक बिंदु जोड़िएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी का एकीकरण। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर होगा यूनान। अभी आप लोगों ने पढ़ा यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? यूनान को। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की। यूनान ने किसके साथ किया था? तुर्की। और तुर्की की हार हो गई थी। ऑब्जेक्टिव सवाल खास करके रिक्त स्थानों को भरे। सेडाउन का युद्ध 1866 में हुआ था। सेडाउन के युद्ध पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें भराएगा सेडाउन। क्या भराएगा? सेडाउन भरा जाएगा। सेडाउन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव है खाली स्थान को भरने वाला है। सेडोवा का युद्ध जो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा। अगला ऑब्जेक्टिव 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया मेटरनिख भराएगा तीसरा में। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के संघर्ष से बचा रहा या एकीकरण से बचा रहा। संघर्ष के जगह एकीकरण भी दे सकते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब है निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। मेंजनी हो जाएगा, मेंजनी में चला जाएगा इटली। मेंजनी कहाँ का था? इटली का। हीगेल दार्शनिक हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर और विक्टर एमेनुअल राजनीतिज्ञ हो जाएगा। वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिख का पतन 1848 और इटली का एकीकरण 1871, सेडाउन का युद्ध 1870। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बोला गया सेडाउन का युद्ध हुआ था 1870 में, सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में, याद रखिएगा। सेडाउन 1870 और सेडोवा 1866। अब अगला जो समूह है मिलान करने वाला कोसुथ जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। अगला मिलान करने वाला बिंदु है एड्रियानोपल की संधि 1829, यूनानी स्वतंत्रता 1832, पोलैंड में आंदोलन 1863। तो इस प्रकार से पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव जो है समापन होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में, समाजवाद एवं साम्यवाद अगला टॉपिक है, जिसकी व्याख्या हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और मैं अपने सभी विद्यार्थियों से ये विनती करता हूं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता हो, ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आता हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट जरूर करें। और मेरा जो चैनल है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार, उसको सब्सक्राइब करने का काम करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।